नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुक्ला। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे मझधार में एमबीबीएस छात्रों का भविष्य। उत्तराखंड में जहां एक और कई कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, तो वहीं मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि राजकीय दोन मेडिकल कॉलेज के करीब 350 एमबीबीएस छात्र छात्राओं ने फीस वृद्धि के खिलाफ सरकार को घेरना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र छात्राओं ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान प्रथम और द्वितीय बैच के छात्र छात्राओं ने एमबीबीएस की फीस कम किए जाने की मांग की है। वहीं जैसे जैसे छात्रों के प्रोटेस्ट के दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को आड़े हाथों लेना भी शुरू कर दिया। चर्चा इसी पर, उससे पहले देखिए रिपोर्ट। कम करो, हमारी फीस कम करो। राजधानी में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस फीस घटाने को लेकर 2019 और 2020 बैच की छात्र छात्राएं आंदोलनरत हैं। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं का कहना है कि अन्य राज्यों की सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स कर रहे छात्र छात्राओं की सालाना फीस 20,000 से 80,000 रुपए है, जबकि उत्तराखंड में सालाना फीस के तौर पर करीब 4 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। ऐसे में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के लिए इस फीस को देना बेहद मुश्किल और चुनौती भरा है। देखिए, हम सभी यहाँ पे राजकीय दून चिकित्सा महाविद्यालय के बैच 2019 और 2020 के छात्र छात्राएं हैं। देखिए, हमारी जो एमबीबीएस की सालाना फीस है वो सरकार ने 4 लाख प्रति वर्ष कर दी थी, जिसका हमको पूरे कोर्स का लगभग 18 लाख रुपए देना पड़ रहा है। हमारी सरकार से यही मांग है कि वो और राज्यों के तर्क पर, जैसे हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उन्हीं की तरह हमारी फीस करे। एमबीबीएस छात्रों के लिए 4 लाख रुपए सालाना फीस देना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। उसके बावजूद कॉलेज प्रशासन फीस देने का दबाव निरंतर बना रहा है, जिस कारण उनके परिजनों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। तो वहीं अब विपक्षी दलों का समर्थन छात्रों को मिलने लगा है। तीसरे विकल्प के रूप में सामने आई आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले छात्रों की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए सरकार पर डॉक्टर्स फीस के नाम पर फीस में बढ़ोतरी कर एमबीबीएस छात्रों को निचोड़ने का आरोप लगाया है। देखिए, उत्तराखंड की कंगली सरकार ने छात्रों को निचोड़ना शुरू कर दिया है और डॉक्टरी फीस के नाम से उनसे ज़्यादा फीस वसूली करी जा रही है। हम इसके सख्त खिलाफ हैं। सरकार का काम है सत्ता के सार को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। जो गरीब बच्चे हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए और फीस जब बड़ी होती है तो उनके माँ बाप दे नहीं पाते, इसलिए वो छात्र, वो युवा वंचित रह जाते हैं। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो मेधावी छात्र हैं उनको प्रमोशन मिले, उनको वो आगे आएँ और वो भी डॉक्टरी कर पाएँ। आम आदमी पार्टी इसके पक्षधर है। दूसरी ओर आंदोलनरत छात्र छात्राओं की परेशानियों को देखते हुए अब कांग्रेस पार्टी ने भी छात्रों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने परेशानियों का समाधान करने का आश्वासन दिया है, तो दूसरी ओर राज्य सरकार को आड़े हाथों लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। देश में सबसे ज्यादा जो हमारे मेडिकल के छात्र हैं, चिकित्सा में जो एमबीबीएस कर रहे हैं, उन छात्रों की फीस बढ़ा रही है। ये राज्य पहला राज्य है जो सबसे ज़्यादा फीस ले रहा है और दुर्भाग्य है कि विगत 3 वर्षों से 2018 में इन्होंने फीस में बढ़ोतरी की। गरीब का बच्चा एमबीबीएस का कोर्स नहीं कर सकता है। पहले इन्होंने बॉन्डधारी चिकित्सकों के लिए बारे में पढ़ाई की बात भी की, लेकिन उसको भी बॉन्ड भी खत्म कर दिए गए और आज 3 साल से ये छात्र संघर्षरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के काम में जूं नहीं लग रहा है और सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है और छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। छात्रों के साथ साथ अभिभावकों का भी मानसिक उत्पीड़न ये सरकार कर रही है, जिनके बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरने का काम किया है, ठीक उसी तरह सरकार ने भी अपनी जवाबदेही में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस पूरे मामले में सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जब जब इस तरह के विषय सामने आए तब तब राज्य सरकार ने मजबूत निर्णय लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी इस विषय के ऊपर देख रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर नाजायज हो रहा होगा तो उसे जायज किया जाएगा
इससे पहले भी कई बार इस तरह के विषय सामने आए हैं जिसमें सरकार ने मजबूत निर्णय लिए हैं और स्टूडेंट्स को राहत देने का काम किया है। मुझे लगता है अगर अभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार इसके ऊपर गंभीर विचार करेगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फीस घटाने की मांग कर रहे एमबीबीएस छात्र छात्राओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार फीस नहीं घटाती तो ऐसे में उन्हें अनिश्चितकालीन आंदोलन करने पर मजबूर होना होगा। तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल भी छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार द्वारा छात्रों की मांग पर अमल किया जाएगा या फिर छात्रों का आंदोलन एक विकराल रूप लेगा। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। जी हाँ, तो सवाल यही उठता है कि क्या मजदार में है एमबीबीएस छात्रों का भविष्य। हम इसी पर आज बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो अचानक से सरकारी स्कूलों की फीस इतनी बढ़ा दी गई है। और विपक्ष का कहीं ना कहीं लगातार आरोप है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मेडिकल की फीस ली जाती है। चर्चा इसी पर हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ लखपत बुटोला जी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस से हैं। हमारे साथ भवनीश शर्मा जो कि एमबीबीएस छात्र हैं, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज से वो जुड़ चुके हैं। रजिया बेग हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले भवनीश शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिस तरीके से अब ये चूंकि फीस वृद्धि हो चुकी है। क्या मांग है आपकी सरकार से? मैम देखिए, यहाँ पे अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करते हैं, ये एक पहाड़ी राज्य है जी। यहाँ पे अगर हम देखें तो अधिकतर जो एरिया है वो सारा का सारा पहाड़ों का है। तो पहाड़ों में क्या होता है कि जो एक आदमी अगर कहीं से मिडिल क्लास फैमिली से भी अगर बिलोंग करता है तो कहीं ना कहीं उसकी आय इतनी नहीं होती। वहीं हम एक नीट का एग्जाम देते हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया का एक एग्जाम होता है। उसमें हम अंक अपने अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद एक सरकारी सीट हासिल करते हैं, अर्जित करते हैं। अगर सरकारी सीट मिलने के बाद भी हमसे अगर 4 लाख रुपए प्रति वर्ष की डिमांड करी जाएगी, 4.5 साल का कोर्स होता है, तो कहीं ना कहीं जाके वो 18 लाख रुपया बैठता है। जी। तो ये तो एक सामान्य परिवार के लिए भर पाना नामुमकिन के बराबर है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अगर हम महीने की आय की बात करें तो अगर अच्छे से अच्छे पोस्ट में भी किसी के अगर माता पिता होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं 40 से 50 हजार रुपए ही कमा पाते हैं हर महीने। और यहाँ पे अगर हम सालाना ये 4 लाख की बात करें तो 40,000 तो लगभग सिर्फ इसी एक अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए चले जा रहे हैं उसके। तो कहाँ से वो बाकी खर्च चलाएंगे, बाकी बच्चों को पालें। बिल्कुल। भवनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी सरकार से फिलहाल क्या मांग है, क्योंकि पिछले साल वो जो एक बॉन्ड साइन कराया जाता था जिसमें कुछ लिमिटेड इंस्टॉलमेंट में शायद फीस देनी होती थी और उसके बाद उसको हटा दिया गया था और इकट्ठे अब 4 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। जी, पहले क्या हुआ करता था कि एक 2018 तक जी हमसे एक बॉन्ड साइन कराया जाता था जिसमें ये जो फीस थी सब्सिडाइज करके कहीं ना कहीं 40,000 रुपए कर दी जाती थी सालाना, जी, जो कि एक अफोर्डेबल फीस है। बट 2019 में एक गवर्नमेंट ऑर्डर आता है और उसमें ये कहा जाता है कि हम इस बॉन्ड को खत्म कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास जो रिक्त स्थान है डॉक्टरों के, जो बॉन्डेड जो डॉक्टर्स जहाँ पे अपनी सर्विस देने जाते हैं वो ओवरफ्लो हो गए हैं बच्चे, जो कि 2016, 17, 18 बैच तक के जो बच्चे हैं उनसे वो ओवरफ्लो हो गए हैं। तो जगह नहीं बची है। और दूसरा कारण ये दिया कि यहाँ पे JR शिफ्ट जैसे जो जूनियर रेजिडेंट होते हैं उसमें डायरेक्टली बच्चा ज्वाइन नहीं कर सकता। जो भी स्टूडेंट है वो MBBS पास आउट करने के बाद डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते अगर वो बॉन्डेड है तो एक यहाँ की JR की कमी को पूरी करने के लिए ये कहीं ना कहीं बॉन्ड हटाया गया। ये 2 कारण देते हुए सरकार बॉन्ड हटा लेती, मगर 2019 में जो वो फीस नॉन बॉन्डेड की जो 4 लाख थी वो रिवाइज नहीं हुई। ये कहीं ना कहीं एक चूक रहेगी सरकार से, ये रिवाइज होनी चाहिए थी और तर्कसंगत बनानी चाहिए थी। बाकी जो राज्य हैं उनके समानुपात बनानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं ये एक कमी रह गई, जिसके चलते हम कई बार हम CM साहब से भी मिले हैं और भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं अभी रूलिंग पार्टी के, उनसे भी मिल चुके हैं। हमें आश्वासन तो मिले हैं मगर अभी कार्रवाई नहीं दिख रही है। जी हमारे साथ कांग्रेस से लखपत बुटोला जी भी जुड़े हुए हैं। लखपत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको क्या कहना है इस संदर्भ में, क्योंकि जिस तरीके से अब फीस बढ़ा दी गई है तो कहीं ना कहीं MBBS छात्रों का भविष्य जो है वो मझधार में नजर आ रहा है।
लखपत जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। आपकी वॉइस नहीं आ रही मेरे पास। लखपत जी से जुड़ते हैं उससे पहले हम रजिया बेग के पास चलते हैं। रजिया बेग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से एमबीबीएस छात्रों का भविष्य जो है वो मझधार में नजर आ रहा है, क्या कहना है आपको? बड़ा है जिन बच्चों की घर की परिस्थिति है और जिस दिन ये बात हुई कि इन बच्चों ने मजबूर होकर स्ट्राइक पे जाना निश्चित किया, मैं इन लोगों से मिली थी और जब इनकी व्याख्या सुनी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार करना क्या चाहती है। मतलब छात्रों को भी और मेडिकल के इनका ही कहना है इस बात के लिए कि हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। इसका मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपने फीस बढ़ाई है बच्चों की, ये तो किसी तरफ से लॉजिकल बात नहीं है। ये चाहे आप हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां से भी आपको यही मिलेगा कि गवर्नमेंट गलत कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकारी कॉलेजों के अंदर, सरकारी कॉलेज का मतलब क्या होता है कि आपने प्राइवेट कॉलेज बना दिए उनके। प्राइवेट कॉलेज में वो दे सकते थे और अपने आराम से पढ़ के और मेडिकल करके निकल सकते थे बाहर। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे, हमारे यहाँ डॉक्टर्स है नहीं, डॉक्टरों की इतनी कमी है कि ऐसा ही होता है। तो बागेश्वर से उस दिन आती हुई महिला, बहुत हाई लेवल की महिला, उसकी मृत्यु ना होती। तमाम हमारे यहाँ पहाड़ों में औरतें नहीं है और बॉन्ड इन्होंने खत्म कर दिया है इनका, तो उसको कौन, उसकी भरपाई कहाँ पे है? आप मेडिकल के क्षेत्र में अगर देखेंगे, दून अस्पताल में मैं किसी को लेके जाती हूँ तो पता चलता है वहां पे कि ये डॉक्टर्स है ही नहीं, स्पेशलिस्ट है ही नहीं। तो कर क्या रहे उत्तराखंड की जनता के साथ? मेडिकल के क्षेत्र में इतनी धांधली, लोगों की जान से खेलना, और अब इन बच्चों की, इनका तो बिल्कुल फ्यूचर डार्क में हो चुका है। इन्हीं का डार्क में नहीं हुआ है, इस प्रदेश की जनता का भी डार्क में भविष्य हो चुका है। हमारे पड़ोसी में इन्हीं बच्चों ने बताया मुझे कि पड़ोस में किस तरह से फीस स्ट्रक्चर है मेडिकल का। फीस स्ट्रक्चर जहाँ जहाँ सही है वहां भी तो गवर्नमेंट उसको वहन कर रही है। उत्तराखंड के अंदर ऐसा क्या हो गया कि आप 4 लाख फीस बच्चों से लेंगे, 4-4.5 लाख फीस? ये कहीं से भी ये बात लॉजिकल बात नहीं है। गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा, उसी फीस स्ट्रक्चर पे चलाना पड़ेगा जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं स्वयं और हमारी पार्टी इस बात को इनिशिएटिव लेकर हम सरकार के साथ किसी भी हाल पे जाने को तैयार है इन बच्चों के फेवर में, क्योंकि इससे हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, आम जनता का भविष्य जुड़ा हुआ है। और आज हमारे डॉक्टर ही पैदा नहीं करोगे आप तो कहाँ किसको लेके जाओगे? आज मर रहे हैं इतने, आप कोविड में आप हमको एक्सप्लेनेशन देते कि नहीं जी डॉक्टर थे, सारी चीजें थी, सारा चीजें मुहैया कराई, तो कहाँ है वो? तो हमारा ये कहना है कि इसको मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें, और अगर नहीं लेते हैं तो हम स्टेप उठाएंगे अपनी तरफ से, जिस स्थिति पे भी होगा हम इनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल रजिया जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफ आपके पास डॉक्टर्स नहीं हैं, और क्या अब गरीब के जो बच्चे हैं वो डॉक्टर्स नहीं बन पाएंगे? क्योंकि आपने सरकारी जो स्कूल कॉलेजेस हैं आपने उनकी महंगी फीस कर दी है, प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनकी भी फीस महंगी है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जाके अफोर्ड करके डॉक्टर्स बनेंगे। और नीट की परीक्षा को एग्जाम देने के बाद बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम को क्लियर करते हैं और उसके बाद वो फीस नहीं दे पाने के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये काफी शर्मनाक है। लखपत बुटोला जी, आपको क्या कहना है इस मामले में? बिल्कुल सही। एक तरफ ये कहते हैं कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि बच्चे पढ़े ना। आपने बहुत सही बात कही है। सबसे बड़ी बात ये हो चुकी है अब कि ये सरकार चाहती नहीं कि गरीब बच्चा पढ़े और वो डॉक्टर, इंजीनियर और किसी और दूसरे पदों पे जाए। बिल्कुल नहीं चाहती। इनको पता है कि कहाँ से हमको पैसा वसूल करना है, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा जो पैसा खर्च कर सकता है। इन जैसे बच्चों को और गरीब बच्चों के लिए इस प्रदेश के अंदर कोई जगह नहीं रह गई है। अब ये असली चेहरा है इस सरकार का, ये असली चेहरा है भाजपा का, कि ये नहीं चाहते हैं कि गरीब के बच्चे काबिल हो। और मैं तो कहती हूँ कि हमें यही एजिटेशन करना पड़ेगा कि ये सरकार गरीब विरोधी है, जन विरोधी सरकार है। इस सरकार को घुटनों के बल आना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत सारा है। रजिया जी, मैं आपके पास आऊंगी। लखपत बुटेला जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। लखपत जी से जान लेते हैं। लखपत जी, आपको क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर?
जी देखिए, बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही शर्मनाक बात। मैं तो सरकार से देखो, जिस तरह से 18 मार्च 2018 को इन्होंने एक फैसला लिया था, निजी स्कूलों की जो इन्होंने फीस 5 गुना तक बढ़ाने का जो काम किया था, उस समय भी हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध किया था। उत्तराखंड आप जानते हैं कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है। आप ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर मेडिकल की सुविधाएं ना के बराबर हैं। सरकारें चाहे पहाड़ पे डॉक्टरों की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं के इंडेक्स में उत्तराखंड वैसे ही बहुत नीचे है। लेकिन क्योंकि सरकार की पहल पे जो सरकारों ने, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं उनकी सरकारें हो, जिनसे भी आप कंपेरिजन करेंगे तो हमारी जो फीसें उनसे पहले से ही ज्यादा थी। चाहे वो उत्तर प्रदेश ले चाहे हिमाचल प्रदेश ले, उनसे पहले से ही हमारी फीस ज्यादा थी। लेकिन इस सरकार ने जो फीस बढ़ाई है, एक गरीब के बच्चा जो माँ बाप सपना रखता, जो बच्चा सपना लेकर के सोचता मैं डॉक्टर बनूंगा, माँ बाप सोचते मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, उन लोगों ने जो एक उम्मीद रखी थी कि 15,000 में फीस दे करके हम डॉक्टर बनेंगे, उस जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया, कुछ समय व्यतीत कर दिया, उसके बाद अचानक फीस में इतनी बेहताशा वृद्धि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, उन माँ बापों के सपनों के साथ और उन बच्चों के सपनों के साथ कुठाराघात करना। जिन बच्चों ने आज हॉस्पिटल में रहना था, आधे दिन वो ड्यूटी दे रहे हैं, आधे दिन अपना काम करे, आधे दिन धरना में बैठ रहे। जिन बच्चों ने अपना सर्वा जीवन का सब कुछ मेडिकल के फील्ड में झोंकना था, दूसरे की सेवा में झोंकना था, वो आज सड़कों पे आंदोलित है। ये पहली बार नहीं है, ये आप देखोगे ये घटनाक्रम 2018 में हुई थी। और एक मेडिकल कॉलेज के विरुद्ध आपने जिस तरह से आपने देखा होगा, जिस तरह से बच्चे और पूरे का पूरा अभिभावक सड़कों पे आ गया था, ये भी उत्तराखंड की इसी सरकार में उत्तराखंड में हुई एक घटना है। जो स्थिति सरकार के पास न विजन है, न नीति है, न नियत है, न प्रदेश का कोई रोड मैप है, न बच्चों के भविष्य को लेकर के किसी तरह का कोई इनके पास रोड मैप है। आप देखोगे कोरोना के अंदर जिस तरह से हमारे मेडिकल के जो वर्कर्स हैं उन लोगों ने बड़े काम किया, अपना जीवन दांव पे लगाए, अपने परिवार वालों का जीवन दांव पे लगाए। विशेषकर ये नौजवान जो सीख रहे हैं, इन लोगों को भी ड्यूटी पे लगाया गया है, इन लोगों को भी इनसे भी पूरा काम लिया गया। लेकिन जब इन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, बच्चा जब ये अपने परिश्रम के साथ मेडिकल के लाइन में बड़ा काम करना चाहते, तब ऐसी फीस बढ़ा के इन पे मानसिक तनाव देने का काम किया गया। पेरेंट्सों पे तो भार आई, लेकिन बच्चों पे मानसिक तनाव देने का काम। मैं समझता सरकार को इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। सरकार कोई व्यवसायी नहीं, सरकार जनता के हित के लिए जो फैसले हो सकते, जनता के हित के लिए जो काम किए जा सकते, वो काम करने चाहिए। सरकार को जन सरोकारों से जुड़ा हुआ जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी बात आपने ये कही कि एक तरफ जहां बच्चे पढ़ाई करें या फिर वो धरना प्रदर्शन करें, और आखिर क्या जरूरत पड़ गई है उस बॉन्ड को या तो खत्म करने की, और या फिर सीधे जो सरकारी कॉलेजेस हैं वहां पर 4.5 लाख रुपए फीस कर लेने की। चर्चा इसी पर करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है, ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो इन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे, जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है, प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट टीचर से जितना बन पड़ रहा है हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और
सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मजार में एमबीबीएस छात्रों का भविष्य। जिस तरीके से आप जानते हैं कि पहाड़ में ज्यादातर पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका जो घर है वो टूरिज्म के जरिए चलता है और पिछले 2 साल से हम जानते हैं कि कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में एमबीबीएस छात्रों की कॉलेजेस की जो फीस है उसे बढ़ा दिया गया है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये बच्चे इतनी ज्यादा फीस यानी कि 4.5 लाख रुपए कैसे दे पाएंगे। एक तरफ जहां बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है, दूसरी तरफ सरकार ने ये जवाब दिया है कि हम कुछ मजबूत इसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन आखिर इस तरीके का बदलाव क्यों किया गया, जो बॉन्ड पहले था उस बॉन्ड को क्यों हटाया गया, ऐसे तमाम सवाल है जिनके जवाब जानना अभी फिलहाल बाकी है। चर्चा में इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से लखपत जी जुड़े हुए हैं और रजिया बेग जी हैं आम आदमी पार्टी से, भवनीत शर्मा एमबीबीएस राजकीय दून कॉलेज से हमारे साथ छात्र हैं जो कि जुड़े हुए हैं। भवनीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले नीट की परीक्षा क्लियर करनी होती है, कितना मुश्किल होता है इस नीट की परीक्षा को क्लियर करना, और उसके बाद जब आपको पता हो कि आप सरकारी कॉलेज जाएंगे तब भी आपको उतनी फीस देनी पड़ेगी और अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेते हैं तो भी आपको उतनी फीस देनी पड़ेगी। जी मैम, जैसा कि मैं अगर अपने ऊपर ये बात को लेके बताऊं तो मुझे लगभग 3 साल लगे हैं एक सरकारी कॉलेज की सीट निकालने में। जब मैं 2016 में अपना अगर मुझे प्राइवेट से करना होता मैं डायरेक्ट एडमिशन 2016 में ले सकता था, बट मुझे 2019 में एडमिशन मिला है सरकारी कॉलेज में और उस वक्त 2019 में ये जो फीस थी वो कहीं ना कहीं 4 लाख कर दी गई जी। एक वो थोप दी गई एक तरीके से जी। पहले बॉन्ड का ऑप्शन हुआ करता था, बट वो जब वो बॉन्ड का ऑप्शन नहीं रहा तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से थोपी हुई जो ये फीस थी। भवनीत, आपसे मैं यहाँ पे ये बात जानना चाहूंगी कि ये जो बॉन्ड वाला ऑप्शन था, क्या आप इससे संतुष्ट थे? इससे आपको कोई दिक्कत नहीं थी? क्या था कि अगर 100 बच्चों का एक बैच आता था जी, तो उनमें से लगभग 95% बच्चे ऐसे हुआ करते थे जो ये बॉन्ड भरते थे, चाहे मजबूरी में चाहे स्वेच्छा से, लेकिन ये उन्हें बॉन्ड भरना पड़ता था क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती थी। और कहीं ना कहीं ये फीस जो है नॉन बॉन्डेड ये रखी ही इतनी ज्यादा इसलिए गई थी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो बॉन्ड की तरफ प्रोत्साहित हों और ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड भरें। लेकिन हुआ क्या, जब 95% बच्चों ने एक बैच में बॉन्ड भरना शुरू करा तो बहुत ही जल्द ये जो सीटें थी ये फिल हो गई, जो भी वैकेंसीज थी वो फिल हो गई और इन्हें सरकार को फिर ये बॉन्ड सिस्टम खत्म करना पड़ा जी। और लेकिन खत्म करते समय जब ये खत्म इसको कर रहे थे तो इनको ये करना चाहिए था कि ये जो 4 लाख फीस है इसे कहीं ना कहीं रीजनेबल बनाना चाहिए था कंपैरिजन लिस्ट के हिसाब से, जो कि इंडिया की कंपैरिजन लिस्ट MCC की वेबसाइट पे, मेडिकल काउंसिल कम्युनिटी की वेबसाइट पे एक पूरी लिस्ट दी होती है जहाँ पे सभी कॉलेजेस के नाम और उनकी फीस वगैरह लिखी होती है। तो वहां कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना चाहिए था। तो अगर हम आज के दिनांक में भी कंपैरिजन करते हैं, जो हमारा निकटतम राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहां की फीस है 60,000 रुपए, 60,000 रुपए बिना बॉन्ड के जी। यूपी में अगर हम अपने उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो वहां पे 36,000 से 42,000 रुपए फीस की रेंज है जी। और हमारे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की बात करें तो 3 कॉलेज हैं, तीनों कॉलेजेस में 4 लाख रुपए फीस ली जा रही है जी। श्रीनगर में अभी बॉन्ड का ऑप्शन इन्होंने छोड़ दिया ये बोल करके कि अगर फ्यूचर में हमें अगर बॉन्डेड डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है तो हम श्रीनगर और अल्मोड़ा, जो कि अभी शुरू नहीं हुआ है, अल्मोड़ा कॉलेज से और श्रीनगर कॉलेज से ये बॉन्ड के स्टूडेंट्स पूरे कर लें जी।
पवनीत, हम बात कर रहे थे नीट एग्जाम्स की, क्योंकि उनको क्लियर करना, उनको क्वालिफाई करना, उनको उनकी पढ़ाई करना, और उसके बाद फिर आपको जब पता चलता है कि आपको दोनों फीस कॉलेजेस की सेम ही है, तो किस तरीके से डील करना, ये कितना मेंटली प्रेशर है? मैम मेरे टाइम पे हुआ ये था कि जब मैं नीट क्वालिफाई करके 2019 में अपने घर पे आराम से अपना रिजल्ट लेके बैठा हुआ था जी, तो मुझे तो यही था कि उत्तराखंड में बॉन्ड का सिस्टम है, मैं 40,000 रुपये फीस भरूंगा और कहीं ना कहीं मैं अपने 2-2.5 लाख रुपए में पूरा कोर्स को कंप्लीट करके अपने आराम से अपने जो भी है सर्विस दूंगा। लेकिन मुझे एडमिशन के टाइम से जस्ट एक हफ्ता पहले, लगभग 5 दिन पहले मुझे पता लगता है कि मेरी फीस अब मुझे 40,000 की बजाय 4 लाख रुपए भरनी है। तो उस वक्त कहीं ना कहीं ये कंडीशन जैसे मेरे साथ थी, वैसे ही और भी जो मेरे बैच के बच्चे थे उनके साथ भी ऐसी कंडीशन रही। कहीं ना कहीं कईयों के साथ ऐसा हुआ कि वो इतने बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर पाए, तो उन्हें मजबूरन उस वक्त सीट भी छोड़नी पड़ी। तो उस वक्त जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था, ये एकदम अफरा तफरी में, कि कहीं ना कहीं गलत डिसीजन था। अगर डिसीजन उन्हें ऐसा लेना था तो कहीं ना कहीं ये फीस को रिवाइज करके रखना चाहिए था काउंसलिंग से पहले, मगर काउंसलिंग के टाइम पे या तो सीट छोड़ते या ये इतनी फीस भरते। तो ऐसा ही हुआ कि ये फीस हमें कहीं ना कहीं अरेंज करनी पड़ी उधार लेके और कहीं ना कहीं से, तो बहुत भारी पड़ा था उस वक्त। और नीट का एग्जाम भी इतना हल्का नहीं होता कि ऐसे ही निकल जाए, ऑल ओवर इंडिया लेवल का एक एग्जाम होता है, और उसके बाद अगर हम सरकारी कॉलेज में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फीस कम होनी चाहिए, रीजनेबल फीस होनी चाहिए। जी हमारे साथ राजेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं जो कि भाजपा से हैं। राजेश कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक तरफ सरकारी माफ कीजिएगा कर्मचारी संगठन जो है वो सड़कों पर है, अगर हम बात करें पंडा पुरोहितों की तो वो सड़कों पर है, और अब एमबीबीएस छात्र जो हैं वो भी सड़कों पर हैं, क्या कहना है आपको? निश्चित ही आपने देवस्थानन बोर्ड के लिए बोला है, तो देवस्थानन बोर्ड के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। हमारे तीर्थ पुरोहित मंडल जो देवस्थानन बोर्ड को लेकर के उनके मन में जो भी नाराजगियां हैं, हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मनोहर ध्यानी जी की समिति का अध्यक्ष बना करके, और उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जो हमारे तीर्थ पुरोहित मंडल देवभूमि की संस्कृति है, राजेश जी, देवस्थानम बोर्ड की कमेटी गठित हो गई है, बहुत दिनों से सुने, लेकिन फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस छात्रों की, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे पढ़ाई करें या सड़कों पर धरना दे, आखिर क्यों 4.5 लाख रुपए फीस? मतलब एक गरीब का बच्चा डॉक्टर बनने के सपने ही ना देखे। जिस तरीके से आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पहाड़ों पर टूरिज्म एक बहुत ज्यादा जो जिनके अभिभावक है वो टूरिज्म के सहारे उनका घर चलता है, इतना पैसा कहां से लाएंगे? और जो कि अभी बीच में अचानक से बॉन्ड को खत्म कर दिया गया और सीधे आपको 4-4.5 लाख जो फीस है वो भरनी है। लोन लिया अगर किसी पेरेंट्स से पहले, तो उसके बाद अब वो कैसे चुकाएंगे उस लोन को, या फिर कैसे आगे की पढ़ाई पूरी कर पाएंगे बच्चे? उनको सीट छोड़नी पड़ेगी। तो क्या हम ये मान लें कि गरीब का बच्चा अब डॉक्टर ही बनेगा उत्तराखंड में? जी राजेश जी, आपने सुना कि हम ये कह रहे हैं कि जब 4 और 4.5 लाख रुपए फीस होगी, जो बॉन्ड पहले था 2018 के करीब, उसे खत्म कर दिया गया। जिन पेरेंट्स से लोन लिया होगा वो आगे इस लोन को कैसे चुकाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से फीस अब अचानक से 4 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए दी जा रही है, तो क्या अब गरीब के जो बच्चे हैं वो अब डॉक्टर बनने का सपना ना देखें? देखिए, आज हमारे जो छात्र एमबीबीएस के डॉक्टर्स की जो डिग्री लेने के लिए जो अभी शिक्षा ले रहे हैं, इनकी जो ये विषय जो उठ के आया है जी, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट वार्ता करी है, और बहुत जल्द इस पे आपको सकारात्मक कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी हर पहलू को बड़ी संजीदगी से देखते हैं, समझते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो हमारे छात्र सड़कों पे हैं, बहुत जल्द इनकी समस्याओं का निदान होगा। जी, चर्चा हम आगे भी करेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या मझधार में है एमबीबीएस छात्रों का भविष्य? इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, चलो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए,
जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाएं, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में जहां एक और कई कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, तो वहीं मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के करीब 350 एमबीबीएस छात्र छात्राओं ने फीस वृद्धि के खिलाफ सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र छात्राओं ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला है। साथ ही साथ सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर इसका कुछ हल नहीं निकाला जाता है तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बातें होंगे। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, रजिया बेग जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, हमारे साथ लखपत बुटोला जी है जो कि कांग्रेस से हैं, और हमारे साथ भवनीश शर्मा जुड़े हुए हैं। रजिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ भाजपा से राजेश जी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हम मुलाकात कर रहे हैं छात्रों से, हम बातचीत कर रहे हैं और इसका एक मजबूत हम कुछ रास्ता निकालेंगे। आपको क्या लगता है मजबूत रास्ता क्या हो सकता है सिवाय फीस कम करने के? राजेश जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, ये बच्चे जिस स्थिति में बैठे हुए और जिस टाइम इनके ये फीस स्ट्रक्चर को बदला गया यानी बढ़ाया गया, उस समय ये लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। इनके इंटरनेंस कई टेस्ट और एग्जाम होते हैं, उस समय आप इनके पास नोटिस ठहरा दें कि इतना पैसा जमा कर दें, इनकी क्या हालत होगी, इनके पेरेंट्स की क्या हालत होगी, क्या ये हमें सही क्या आउटपुट हम निकाल पाएंगे इससे? और राजेश जी, मैं आपसे पूछती हूँ, ये जो हमारे यहाँ रहनुमा बैठे हुए हैं, इनके बच्चे तो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, इन्हें फीस की कोई चिंता नहीं है, चाहे वो करोड़ रुपए देके भी अपने बच्चों को मेडिकल की डिग्री पकड़ा देंगे। लेकिन इनसे हाल पूछिए जो 50,000 रुपए में ही खुश है कि हमारा बच्चा काबिल है तो निकल जाएगा। आप बताइए, आप जरा आप ही सवाल उठाइए अपने यहाँ से, कल आपका बच्चा हो, आपके घर का कोई बच्चा हो, ये किन स्थिति से निकले होंगे अपने घर से, कैसे कैसे इन्होंने ये नीट क्वालिफाइड किया होगा, कैसे ये एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई हुए होंगे। और आज इनके जब इनका टाइम आया, एग्जाम्स का टाइम आ रहा है, इनको डिग्री मिलने का टाइम है, इस समय जब हमें डॉक्टर्स की जरूरत है और डॉक्टर्स हमारे अवेलेबल होने की का टाइम आया, तो आपने इन्हें फीस का अपना बढ़ता हुआ मापदंड दे दिया। ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है, निंदनीय बात भी है। साथ साथ आपको ये बात माननी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, वरना अगर उत्तराखंड का ये बदहाल चेहरा देखने को मिला तो वही हाल होगा कि दून अस्पताल में आज की डेट में कोई स्पेशलिस्ट नहीं है,
किसी भी आप देखें पहाड़ों में हमें डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, कहीं पे भी आप चले जाए कहीं हमको लोग नहीं मिल रहे हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में जैसे अंधेरा छा गया। आप चाहती क्या है ये सरकार कि जैसे और इदारे और हमारे डिपार्टमेंट सड़कों पे आ गए, मेडिकल के छात्र भी सड़कों पे आ जाए? आप क्या मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ? अगर यही मजाक करना है तो आपको गद्दी में बैठने का हक नहीं है। आप बहुत जल्दी इन बच्चों की दुविधा को दूर करें। आपको विदिन वीक इस मसले को सब ठीक करना होगा। आपको इन बच्चों की वही फीस वापस करनी होगी, इनका बोर्ड सिस्टम लगाना होगा और इनसे जो फीस आपने तय की थी, आप ये नहीं कर सकते मिड टर्म में आप कह देने की आप इतनी फीस बढ़ गई है। ये कोई सिस्टम नहीं है कि आपका फीस बढ़ाने का कोई मापदंड ऐसे चलेगा। मजाक बना दिया है पूरे उत्तराखंड का। और वो भी उन बच्चों के साथ जो बच्चे इस टाइम स्टडी पे लगे हुए, वो अब आपकी बात का जवाब दे, आपका पैसा भरे या हमें डॉक्टर मुहैया कराए। अगर ये कल का भविष्य है, अगर ये आज अच्छे से तैयार होते हैं तो कल हमारे लिए तैयार हो रहे हैं, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए तैयार हो रहे हैं। आप उन तक से मजाक कर रहे हैं। मतलब इतनी धांधलेबाजी, इतनी फोर्जरी। और ये मैं आपसे ये बात बताती हूँ, ये फोर्जरी है। सरकार बच्चों के साथ इस तरह मिड टर्म में फीस बढ़ाने का मतलब है कि उनके साथ आप सीधे डाका डाल रहे हैं, उनकी जेब पर डाका डाल रहे हैं आप। और ये तो पैसा नहीं भरेंगे बच्चे, आपको फीस तय करनी होगी जो ये दे सकते हैं। बिल्कुल रजिया जी, फिलहाल राजेश जी हमारे साथ नहीं हैं और जुड़ते हैं तो उनसे सवाल का जवाब जरूर लूंगी मैं। लखपत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इससे पहले की अगर हम बात करें तो एडमिशन को लेकर भी कई बार घोटाले हुए हैं। मेडिकल में हमेशा से ही तमाम तरीके के घोटाले होते रहते हैं। इसको लेकर आपको क्या कहना है? क्योंकि आज हमें मेडिकल की बहुत ज़रूरत है। इस पिछले 2 सालों में, इस कोरोना काल में हमने ये देखा है कि हमें डॉक्टर्स की कितनी नीड है और डॉक्टर्स कितना आगे आए हैं। जिस तरीके से जब एक दूसरे को छूने में भी लोग परहेज कर रहे थे, जिस तरीके से लोग अपने घरों में थे, डॉक्टर्स थे जो उनका इलाज कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आज डॉक्टर्स की नीड है। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि मेडिकल्स में घोटाला होता है। देखिए, आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब ये बॉन्ड सिस्टम खत्म किया गया था, त्रिवेंद्र सरकार ने इसको किया था, उस समय आरोप ये भी लगा था कि मुख्यमंत्री के किसी मेडिकल कॉलेज से नजदीक है, किसको जैसे बढ़ाया जा रहा है। ये आरोप कितना सच है कितना नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूँ कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप देखिए कि हमारे जो निकटतम सीमावर्ती राज्य हैं उनकी फीस पहले भी हमारी फीस उनसे ज्यादा थी, लेकिन अब इतनी बेहताशा वृद्धि के साथ वो हमसे 10-10 गुना नीचे फीस ले रहे हैं। जबकि हमारा नया राज्य था, हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां वो विषम है और राज्यों से। हमारे यहाँ पे जो जिनके बच्चे आ रहे हैं उनकी स्थिति, वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके लिए एक अच्छा कदम उठाया गया था और मेडिकल में अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। मैं समझता हूँ कि इस सारे चीज को समझना चाहिए। सरकार कोई व्यवसायिक थोड़ी है, सरकार कोई बढ़िया थोड़ी है कि जो हर चीज में पैसा कमाने की सोची। आखिर में हमें अपने प्रदेश का, अपने प्रदेश वासियों के भविष्य को, उनके स्वास्थ्य को देखना पड़ेगा। मैंने उत्तराखंड के स्वास्थ्य का इंडेक्स का भी उदाहरण दिया है। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो बच्चे नेट के क्वालिफाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद ये सरकारी सीटों में एडमिशन लेते हैं, उनको कहीं ना कहीं उन बच्चों को तो एक मानक मिलना चाहिए, कोई डॉक्टर बन पाए। उन लोगों से चाहे तुम बॉन्ड साइन करा के वो सरकारी हॉस्पिटलों में जॉब करे, विषम परिस्थितियों में पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में जॉब करे, वो बनना चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि नर्सिंग की भर्ती है प्रदेश सरकार 4 साल में नहीं कर पाए, 2-2 घंटे और 4-4 घंटे में मना कर देती, क्या भर्ती नहीं होगी? 3 बार पोस्टपोन हो चुकी है। ये सरकार की जो परिस्थिति आप देखोगे तो यहाँ पे चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, इनसे तो लोगों की स्थितियां दूर चली। आज प्रदेश की स्थिति 4.5 साल में यहाँ पे 4 विधायक पे बलात्कार के आरोप लग जाते हैं। 3 मुख्यमंत्रियों से पीड़िता महिला कहती है कि मेरी मदद कीजिए, लेकिन विधायक कहता है कि डीएनए टेस्ट ही नहीं करूंगा। आप जिस तरह से देखोगे उत्तराखंड में कुंभ से लेकर और आपने कर्मकांड बोर्ड के अंदर बड़े बड़े घोटाले बाहर आ जाते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ले जाता है। हमारे एक निवर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी पर हाई कोर्ट ने जब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जमात ले गए। ये जो बेरोजगारी दर पे उत्तराखंड नंबर 2 पे आ गया, 68,000 करोड़ का कर्जा उत्तराखंड के अंदर आ गया। जीडीपी आप देखोगे माइनस में चले गए। कोरोना काल में सबसे ज्यादा
मरने वाले जो परसेंटेज में था, उत्तराखंड राज्य हिमालय राज्यों में हम सबसे पिछड़े हुए राज्य पिछड़ीताई हो गए। 4 साल में प्रदेश बद से बदतर हालत के ले गए। और इसमें आप मेडिकल के छात्र ने, आप चाहे किसी भी फील्ड में देखे, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे किसी और दूसरे भी उपनल के कर्मचारी हो, चाहे वो कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी, जो प्राइवेट सेक्टरों में, जो अर्ध सेक्टरों में काम कर रहे हैं, ये सरकार केवल जुमलों पे काम करे। मैं छोटा सा उदाहरण कहना चाहता हूँ। सरकार ने 1.5 महीना पहले वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया और उस पर 100 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अपना धन्यवाद देने में। लेकिन शासनादेश लागू नहीं, कैबिनेट में वो प्रस्ताव नहीं आया, शासनादेश लागू नहीं हुआ। तो लाभ मिलने के बजाय केवल और केवल आप ब्रांडिंग और एड पे काम करोगे। इन बच्चों पे, अगर इन बच्चों की फीस कम करने पे ये पैसा खर्च किया जाता तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ये जरूर है कि इस प्रदेश के जो आम पेरेंट्स हैं, उन लोगों की जो सपने हैं, बच्चे के सपने, कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, उसके सपने हैं, तो कम से कम पहले तो और राज्यों से ही, हमारा चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, चाहे चंडीगढ़ का है, देखिए आप इन तमाम प्रदेशों को देखिए, इनमें हमारी फीस से कई गुना कम फीस है। जबकि हमारी विषम परिस्थितियां हैं, हमें डॉक्टरों की ज्यादा आवश्यकता है। मैं पहाड़ का रहने वाला, चमोली जनपद का रहने वाला, सबसे दुर्गम क्षेत्र का रहने वाला हूँ जी। सीमावर्ती राज्य है, आप जानते हैं कि और देशों से भी लगी हुई सीमावर्ती जो जनपद हमारा, उस जनपद के अंदर डॉक्टर नहीं है, सीएससी में डॉक्टर नहीं है, पीएससी में डॉक्टर नहीं है। कहीं पे आप जितने भी सीएससी पीएससी में चले जाओगे, कहीं पे डॉक्टर्स नहीं है। आप जिला मुख्यालय के हॉस्पिटलों में चले जाओ, वहां पे डॉक्टर्स नहीं। आज स्वास्थ्य के इंडेक्स में उत्तराखंड यदि कितना गिरा हुआ है, तो हमें हमारी सरकारों की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारियां हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को बनाएं, अपने बच्चों को आगे लाएं, वो प्रदेश के अलावा पूरे देश में और विदेश में अपनी स्वास्थ्य में अपनी सेवाएं दे पाए। एक मन जन कल्याण का कार्य जो बच्चा करना चाहता है स्वेच्छा से करने, लेकिन सरकार की कुंठित मानसिकता, ना विजन होना, ना उनके पास रोड मैप होना, केवल और केवल पैसा कमाना। सरकार का तो 1 पॉइंट प्रोग्राम है, हाउ ऑन टू मनी। वो तो आप चाहे देवासनम बोर्ड की बात की है, यात्रा खुली नहीं है, कौलवदर रोड एक वदर नहीं झेल पाई। प्रदेश में 7 दिनों से पूरे प्रदेश की सड़कें बने। मैं कहना नहीं चाह रहा था इस बात को। दूसरे उत्तराखंड, ये देहरादून राजधानी के आसपास 7 पुल टूट चुके हैं। आईएसबीटी से आप रिस्पना पुल पे आ जाइए, आप प्रदेश की स्थिति समझ जाएंगे। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि ये सरकार और जगह जो भी कर रही है। लखपत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बता दिया भाजपा सरकार में क्या क्या नहीं हुआ। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, आप भी तो सत्ता में रहे हैं, आप अब इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अब आप एमबीबीएस छात्रों के भविष्य को समझ पा रहे हैं। आप जब सत्ता में थे तो आपने मेडिकल के लिए क्या किया, और जब ये बॉन्ड खत्म किया गया था तब आपने क्या किया विपक्ष में होने के नाते? देखिए, मैं आपसे 2 बात, आप इसको, आपने बहुत अच्छी बात कही जी। जिस प्रदेश के अंदर जितने सीएससी और पीएससी सेंटर है ना जी, सारे के सारे कांग्रेस ने खोले हैं। ये छुपी हुई बात नहीं। अगर भाजपा के प्रवक्ता महोदय हो तो उनसे पूछ लीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेडिकल की फीस कांग्रेस के टाइम पे नहीं बढ़ी है। हमने, सरकार ने, हमारे जो विधायकों ने सदन में इसका पुनर्जोर विरोध किया था, हमने सड़क में विरोध किया, बच्चों के समर्थन में भी गए। जो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में सड़क से लेकर सदन तक हम इसका पुनर्जोर विरोध कर रहे हैं। और हमने देवस्थानम बोर्ड का भी विरोध किया था। लेकिन सरकार को क्योंकि प्रचंड बहुमत मिला है, 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला है, मोदी जी और अमित शाह जी के जुमलों पे जो प्रचंड बहुमत, वो सरकार सोचे कि हम खुदा है, किसी की बात न सुनी जाए, हमें तो लोग वोट दे रहे। लेकिन लोकतंत्र में एक जैसी परिस्थितियां नहीं लगती। लोगों ने इसलिए वोट दिया था कि लोगों ने कहा था, हरीश रावत जी ने जो यहाँ के रहन सहन, खान पान, कला, भाषा, बोली, संस्कृति, उत्तराखंड की बात की थी, उस पे मोदी जी के जुमले भारी पड़ गए। मोदी जी ने कहा डबल इंजन की सरकार दो, मैं प्रदेश की आय 10 गुना बढ़ा दूंगा। लोगों को क्या पता था कि प्रदेश पीछे से आ जाएगा सबसे नंबर 1 पे। लोगों को क्या पता था सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला प्रदेश हो जाएगा। मेडिकल की स्थिति में हमारा प्रदेश सबसे पिछड़े हो जाएगा। मैंने आपसे एक उदाहरण कहा कि नर्सिंग की भर्ती नहीं कर पाए और 4 बार पोस्टपोन कर दे एग्जाम सरकार ने। ये कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। और मैं ये भी कह सकता हूँ इसको लेकर के हमारी सरकार ने तो बढ़ाई नहीं इसमें फीस। हमारी सरकार ने 1 रुपया बढ़ाए तो आप बताएं। हमारी सरकार ने उल्टा कम करने का काम किया, सीटें बढ़ाने का काम किया। हमने तो इस मेडिकल के फील्ड में सरकार की ने पूरी ताकत हमारी सरकार ने लगाई। लेकिन आज क्योंकि भाजपा की सरकार 2019 में जो ये किया गया था, उसमें मैं आपसे पुनः कह देता हूं कि हमने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री पे तो ये आरोप भी सदन के अंदर लगे थे कि इनका किसी मेडिकल कॉलेज के मालिक से
संबंध है। मैंने पहले भी कहा हम इस बात को नहीं, लेकिन उस समय उठी थी ये मुद्दे और सदन के अंदर भी रिकॉर्ड में ये बातें आई। ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार के अंदर इस बातें नहीं, लेकिन क्योंकि अपने चेतों को, जैसे देश के अंदर हमारे दो को पनपाने का काम किया जा रहा है, उत्तराखंड में भी यही स्थिति हो रही है। एक दो लोगों के लिए प्रदेश बेचने का काम किया जा रहा है, यही देश के अंदर है। 2 लोगों के लिए चाहे किसान 700 से ज्यादा मर जाए लेकिन उनकी चिंता नहीं है, लेकिन 2 लोगों का घर बह जाए उसकी जरूर चिंता है। कांग्रेस पे आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस ने 1 रुपया बढ़ाया तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने समय पे फीस बढ़ाई। रजिया जी इसका जवाब देंगे। रजिया जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लखपत जी की बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? क्या वाकई कांग्रेस के टाइम पे मेडिकल की फीस इतनी ज्यादा थी? हालांकि लखपत जी ने ये बात खुद कही कि जब से राज्य अलग हुआ है सबसे ज्यादा फीस उत्तराखंड में ही रही है। बिल्कुल ना, ये तो दोनों पार्टियों का हाल ये है, ये अपनी पोल एक दूसरे के साथ खोल देते हैं। दोनों पार्टियों का एक ही हशर है, वो उस पर इल्जाम लगाती है, वो पार्टी उस पर इल्जाम लगाती है। इन्हें मेरा सुझाव है दोनों पार्टियों को कि अरविंद केजरीवाल जी से सीखें, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र है या अन्य जो भी क्षेत्र है। वो में सड़कों पे नाव तैर रही है, केजरीवाल जी से क्या सीखेंगे? बिल्कुल दिल्ली में नाव तैर रही सड़कों पे, क्या असर है? आप सीखे, दिल्ली में किसी से जाके पूछें कि दिल्ली के अंदर क्या है। आप सीखे, एक दूसरे पे इल्जाम लगाती है, सड़कों पे नाव चलाएं। दोनों घोटाले सड़कों पे नाव चल रही है, छात्रों के लिए यही सड़कों पे नाव चल रहे, नाव लगाएगा, वो उस पर इल्जाम लगाएगा और करेंगे क्या? ये उन बच्चों का भविष्य टांग देंगे। मेरा सुझाव है आप लोगों को, अगर यही बात की तो आप कौन से सड़कों पे उतर गए? आपने कौन से सरकार के साथ लड़ाई लड़ ली? आज भी ये बच्चे सड़क पे हैं, इनका एग्जाम का टाइम है, आप यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं। आप इस बात को उठाने की बजाय आपको के लिए वकील साहब चैनल पे इनकी बात नहीं उठाई जाती। सुन लीजिए वकील साहब, ये चैनल पे सब बच्चों की बात नहीं उठाई जा रही। आप किस तरह की बात कह रहे हैं? अगर चाहते हैं कि इन बच्चों का भविष्य सुन लीजिए, हमें हमारे उत्तराखंड आपके संज्ञान में पूरी बात नहीं। बच्चों की लड़ाई लड़िए, इन बच्चों को सड़कों पे आने से रोकिए। लखपत जी सुन लीजिए रजिया जी क्या कह रही है, उसके बाद जवाब दीजिएगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष इनको समर्थन दे चुके हैं, हमने ये बात उठाई है। मैं आपसे एक बात पूरी बात सुन लीजिए। लखपत जी रजिया जी को सुन लीजिए, रजिया जी क्या कह रही है उसके बाद आप जवाब दे लीजिएगा। दोनों की आवाजें ही आपस में क्लैश हो रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। रजिया जी अपनी बात को पूरा करिए आप। मैं पूरी बात कह दूं, मैं ये कह रहे चैनल पे आके बात करें, चैनल पे भी बच्चों के समर्थन पे बात की जा रही है। हमारे नेता प्रतिपक्ष भी मिल चुके हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनके समर्थन में जा चुके हैं, सड़क से लेकर सदन की डिबेट। लखपत जी लेकिन आपको मानना पड़ेगा, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आपने उतनी मजबूती के साथ ये लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि एमबीबीएस के छात्रों को आज जो सामना करना पड़ रहा है, अगर बॉन्ड जब कैंसिल हुआ था, आप अगर उस वक्त बहुत मजबूती के साथ खड़े होते तो शायद छात्र आज सड़कों पर नहीं होते। चर्चा इसी पर फिलहाल वक्त हो गया, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो हेलो मैम। हाँ जी बेटा। मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हैं कि वो मुझे आगे नहीं पढ़ा सकते, वो मेरी शादी करना चाहते हैं। तो बेटा एक बार आप अपने पेरेंट्स को स्कूल में ले आइए, उसके बाद उनसे बैठ कर के बात करते हैं। ये कहानी हमारे विद्यालय की 10वीं क्लास की छात्रा विद्या की है। विद्या हमारे स्कूल की एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। लॉकडाउन के दौरान ही जब टीचर्स बात करती थी फ़ोन पर बच्चों से, तभी ये बात निकल कर के आई कि मैडम मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरी शादी करना चाहते हैं। शादी करनी है लड़की की, बड़ी हो गई, अब पढ़ाई हो गई इसकी पूरी। आज जल्दी से जल्दी गाड़ी कर। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब मम्मी ने बोला, और जो मेरे स्टेप फादर है उन्होंने बोला था कि मेरी शादी कर देंगे। हमने पेरेंट्स को बुलाया, हमने स्टडीज़ के बारे में बताया कि जब बच्चा इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बच्चा किसी अच्छे पद को हासिल कर सकता है। तब उसके मदर को ये लगा कि शायद मेरी बेटी भी पढ़ के कोई ऑफिसर बन सकती है।
तब उन्हें लगा कि हाँ, मुझे भी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए। मैं अपने टीचर्स का बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मेरी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई टीचर्स। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मझधार में एमबीबीएस छात्रों का भविष्य। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के करीब 350 एमबीबीएस छात्र छात्राओं ने फीस वृद्धि के खिलाफ सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। चर्चा में इसी पर कर रहे हैं हमारे साथ राजकीय दून मेडिकल कॉलेज से छात्र भी जुड़े हुए हैं। भवनीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी फिलहाल अगर सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आता है तब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? आप किस तरीके से फिर आंदोलन करेंगे, चूंकि आंदोलन की चेतावनी आप लोगों द्वारा पहले भी दी जा चुकी है? जी मैम, आज ही हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई है जी। उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया है जी। हमारी पहले भी कई बार मुलाकात हुई है, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स से मिले हैं जी। आश्वासन हमें पहले भी दिए गए थे जी। आज बहुत एक पॉजिटिव आश्वासन मिला है। हमें उम्मीद तो है कि हमारी फीस कम कर दी जाएगी जी, मगर हम अभी जो हमारा जो धरना चल रहा है हम उस पर अभी डटे रहेंगे जी। अगर हमारी ये फीस अगर वक्त रहते कम नहीं करी जाती है, जैसा कि हमारी मांग है कि ये 4 लाख रुपए हैं जी, इनको कहीं ना कहीं घटा के हिमाचल के तर्ज पे 60,000 के आसपास करा जाए। अगर हमारी बॉन्डेड फीस 40,000 रुपए है तो इसकी दुगनी रख के 80,000 कर दी जाए जी। ये कहीं ना कहीं मांगे हैं। और एक इसी में एक और मांग ये है कि जो ये लागू हो ये 2019 से लागू हो, क्योंकि जो समस्या उत्पन्न हुई है, जो बच्चों पे ये बोझ आया है ये कहीं ना कहीं 2019 से ही आया है जी। तो ये लागू भी 2019 से ही होनी चाहिए जी। और अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं हमें अनशन ना करना पड़ जाए। इस बात का हमें बहुत वो रहेगा कि अगर हमें अनशन पे भी उतरना पड़ा तो हम अनशन पे भी उतरने को तैयार हैं। जी। आम आदमी पार्टी से रजिया बेग भी है। रजिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी तरफ से एमबीबीएस छात्रों को किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? देखिए, जैसा कि अभी मेडिकल के छात्र ने सारी बातें रखी और बताया भी कि आश्वासन दिया। ऐसा आश्वासन आप बच्चों को इस टाइम पर दोगे, आपको तो ऑर्डर करना चाहिए था। अब आप क्या करोगे? हम आंखें मंगाएंगे, हम जांच कराएंगे, जैसा कि होता चला आया है। इतने देर में ये बच्चे अपनी स्टडी कर पाएंगे? उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जितने देर इन लोगों का बच्चों का माइंड पजल रहेगा। दूसरा, अभी इन्हें कंफर्म नहीं है कि हमारी वाकई इतनी फीस इतनी हो भी जाएगी या नहीं, और ये अपने आप से भी कह रहे हैं कि 40 की जगह 80 कर दें जी। इसके बावजूद आप उन्हें कंफर्म नहीं तो बच्चे कोई लिहाज किसी को कहीं देख रही है, अभी भी आश्वासन दे रही है बच्चों को। हम इनके साथ बिल्कुल खड़े हैं, हम इनकी मांगों के साथ। सरकार को तो और कम करना चाहिए था। हम इन सारे स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, सरकार इस बात को मान ले और अगर हमारी जरूरत पड़ी और बच्चे हमारे साथ हुए तो हम इनके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, इनकी मांगे मनवाने के लिए। जी। लगभग जी, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो जो मैंने आपसे पूछा उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है कि आपने जब ये बॉन्ड खत्म किया गया था तब कोई ठोस प्रदर्शन क्यों नहीं किया या उस वक्त कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई? और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब क्या
एमबीबीएस छात्रों का भविष्य जो मझधार में है, अब आपकी कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरीके से इनके साथ आप खड़े हैं? और चूंकि सरकार की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है, तो ये भी देखेंगे कि सरकार कितनी फीस कम करती है। फिलहाल आपके द्वारा क्या किया जाएगा, क्योंकि आप मुख्य विपक्ष हैं? आपको मैंने जवाब दिया था कि 26 मार्च 2018 को सरकार जब इसको कैबिनेट में ला रही थी, कांग्रेस ने इसका सदन में पुनर्जोर विरोध किया था। आप यदि वहां के रिकॉर्ड उठाओगे तो आप देखोगे कांग्रेस ने सदन के अंदर सरकार के विरुद्ध पुनर्जोर इसका विरोध किया था। पहली बात मैं आपसे बता देता, और सड़क से लेकर सदन तक, प्रतिपक्ष से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के इन बच्चों के समर्थन में इनके बीच जा चुके हैं। अब रजिया जी बोल रहे थे कि बुटोला जी चैनल पे मैं इन बच्चों की बात रख रहा हूँ, इनकी पीड़ा रख रहा हूँ, इनकी नहीं, मैं अपने जैसे कई लोगों की पीड़ा इनके चैनल के माध्यम से सरकार के सामने रख रहा हूँ। ये भी एक माध्यम है विरोध करने का चैनल। रजिया जी ने एक बात कही कि अरविंद केजरीवाल जी से सीखना चाहे। भाई मुबारक हो आपको ऐसी दिल्ली जिसका 1484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, मेरे ग्राम सभा के बराबर, और वहां का बजट इतना बड़ा होने के बावजूद सड़कों पे नाव तैर रही है। देश की राजधानी में सड़क ऐसा, दिल्ली आपको मुबारक हो, आपने कल भी चैनल पे देख, टीवी चैनलों पे देख रहे कि दिल्ली में लोग चला रहे सड़क के अंदर। आप ऐसा उत्तराखंड चाहे आपको, मोहल्ला क्लिनिकों में सुन लीजिए, मोहल्ला क्लिनिकों के। चलिए फिलहाल हम दिल्ली पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उत्तराखंड पे चर्चा कर रहे हैं। समय की बहुत कमी गई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम आज बात कर रहे हैं मझधार में एमबीबीएस छात्रों का भविष्य। जिस तरीके से अभी मेडिकल छात्र भवनीत हमारे साथ जुड़े थे, भवनीत ने बताया कि हमें कैसे चीजों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि फीस कम की जाएगी। हालांकि क्या कुछ निर्णय लेती है सरकार, ये देखना होगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।